नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज प्रस्तुत है एक नया वीडियो सेशन लेकर। आज के सेशन में हम बात करेंगे लेवल 2 के ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम होता क्या है। ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांसमिट शब्द से बना है। ट्रांसमिट से अभिप्राय है कि किसी को एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करना अर्थात पहुंचाना। तो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या रहेगा हमारा? ट्रांसमिशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे गियर बॉक्स के द्वारा क्लच असेंबली से होते हुए, प्रोपेलर शाफ्ट से असेंबली से होते हुए डिफरेंशियल तक उसकी पावर आती है। तो ये सबसे पहले ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये रियर व्हील ड्राइव दिखाई दे रहा है। इसमें पहिए की जो ताकत है वो पिछले पहियों से मिलती है वाहन को, तो इसको रियर व्हील ड्राइव बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक होता है फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है कि अगले पहियों से ताकत पहुंचती है, तो हमारा इंजन अगले पहियों में होता है। और इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: क्लच असेंबली, गियर बॉक्स असेंबली, प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली। तो जो प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली है वो क्लच असेंबली और गियर बॉक्स असेंबली के साथ जुड़कर डिफरेंशियल तक पहुंचती है, सिर्फ रियर व्हील ड्राइव में। फ्रंट व्हील ड्राइव में गियर बॉक्स बिल्कुल पास होता है उसके इंजन के, और साथ में ही रोड व्हील्स होते हैं हमारे फ्रंट व्हील्स में। तो इस कारण से वहां पर हमें प्रोपेलर शाफ्ट की जरूरत नहीं होती है। तो 2 प्रकार से ये अरेंजमेंट है, एक फ्रंट व्हील ड्राइव, एक रियर व्हील ड्राइव। अब क्लच असेंबली की बात यदि हम करें, क्लच की बात करें हम, क्लच के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? तो सबसे पहला जो हमारा क्लच का प्रकार है हम बोलते हैं सिंगल प्लेट क्लच। तो हमारा सिंगल प्लेट क्लच है जो वो, उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लेट क्लच। मल्टीप्लेट क्लच में हमारे पास 2 प्रकार के क्लच है, एक वेट क्लच, एक ड्राई क्लच। वेट में हम यानी कि किसी लिक्विड का प्रयोग करेंगे, ड्राई में हमारा सूखा रहेगा। फिर कोन क्लच एक शंक्वाकार आकृति का हो सकता है, उसके भी 2 तरह से हो सकते हैं, एक्सटर्नल कोन भी हो सकता है और इंटरनल कोन भी। उसका अगला प्रकार है सेंट्रीफ्यूगल और सेमी सेंट्रीफ्यूगल। फिर उसके बाद आता है हमारे पास डायफ्राम क्लच, हाइड्रोलिक क्लच और ओवर रनिंग क्लच। ये क्लच के कुछ टाइप्स हैं और आपके सिलेबस में सिर्फ क्लच के टाइप्स हैं, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लच के सिद्धांत के बारे में। क्लच का सिद्धांत क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर हमारा क्लच वर्किंग करता है? तो क्लच का सिद्धांत क्या है हमारा कि मान लीजिए कोई हमारे पास एक डिस्क सी है और जो कि शाफ्ट ए पर लगी हुई है, और ऐसे ही डिस्क डी है और शाफ्ट बी पर लगी हुई है, और ये वाली जो डिस्क है हमारी घूम रही है और ये डिस्क हमारी स्टेशनरी है। तो जैसे ही इस डिस्क को हम इस डिस्क के संपर्क में धीरे धीरे लाना शुरू करते हैं और ये डिस्क के इस तरह संपर्क में आना शुरू करती है, तो धीरे धीरे यह भी घूमने लगती है। और जब यह पूरे के पूरे संपर्क में आ जाती है तो इसकी भी गति इसके बिल्कुल बराबर हो जाती है और सी की स्पीड और डी की स्पीड बराबर हो जाती है। इस सिद्धांत पर कार्य करती है और यह डिस्क डी को भी घुमाने लग जाती है। तो यह क्लच का सिद्धांत है। इस प्रकार से आपके पास यदि 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है क्लच का सिद्धांत क्या है, तो आपने इस तरह से 2 पहले डायग्राम बनाने हैं। पहले डायग्राम में आपने इस डिस्क को इस डिस्क से दूर रखना है और पोजीशन ये बतानी है बिफोर एंगेजमेंट। ये है आपकी बिफोर एंगेजमेंट, क्लच को एंगेजमेंट करने की पोजीशन से पहले। ये है आपका आफ्टर इंगेजमेंट, क्लच के इंगेजमेंट होने के बाद की बात। तो आगे बात करते हैं हम, यदि कुछ टर्म की बात करें हम इसमें, W यदि हमारा एक्सियल लोड है जो उसके ऊपर लग रहा है, टॉर्क उसकी खिंचाई है, और साथ में R जिस रेडियस के ऊपर वो टॉर्क काम कर रहा है, तो इसका एक रिलेशन रहेगा T इज इक्वल टू म्यू WR। म्यू क्या है, यह T और WR के प्रोपोर्शनल होता था, मतलब उसके समानुपात में बढ़ता था। इसको बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट लगा दिया गया, स्थिरांक। ये हम साइंस की जो हम कुछ गणनाएं करते हैं तो उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को पहले तो लेते हैं समानुपात में, वो आगे आगे बढ़ेंगी, परंतु उसको बराबर करने के लिए हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो यह उसके लिए बनाया जाता है। उसके बाद आपका गियर बॉक्स की नीड। गियर बॉक्स की ज़रूरत क्या है, गियर बॉक्स हम क्यों प्रयोग किया जाता है? अलग अलग रोड कंडीशन के अनुसार गति पर चलने में सहायक, ड्राइविंग की नीड, स्टार्टिंग, आइडलिंग, क्विक एक्सेलरेशन आदि के अनुसार वाहन को विभिन्न प्रतिरोध सहन करने होते हैं। क्योंकि जब रोड के अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे आपको स्टार्टिंग में अलग प्रकार से टॉर्क चाहिए, थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, आइडलिंग में अलग चाहिए, एकदम से तेजी से एक्सेलरेशन चाहिए, उसमें अलग चाहिए, तो वाहन को अलग अलग प्रतिरोध सहन करने पड़ते हैं। सामने से उसको रोक सहन करनी पड़ती है रोड की कंडीशन के अनुसार, हवा के अनुसार, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो उसमें कौन सहायक होता है हमारा? गियर बॉक्स। ये गियर बॉक्स की नीड है। यदि आपसे पूछे गियर बॉक्स की नीड क्या है, तो यानी कि वाहन को जो भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है उसमें कौन सहायक होता है? हमारा गियर बॉक्स।
इसके बाद हम बात करते हैं वाहन को कौन कौन से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जब हम चलते हुए देखते हैं तो सबसे पहला प्रतिरोध होता है रोलिंग। जो वाहन रोल कर रहा होता है तो उसको रोल करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको रोल करने से रोकते हैं या सहायता करते हैं। रोड लेवल, रोड का लेवल कैसा है, उबड़ खाबड़ वाला है या बिल्कुल स्मूथ है या थोड़ा सा फ्रिक्शन वाला है। रोड का मटेरियल कैसा है, किस मटेरियल से रोड बना हुआ है। उसके बाद रोड सरफेस की क्वालिटी कैसी है। उसके बाद टायर ट्रेड का मटेरियल कैसा है और डिज़ाइन कैसा है। जो आपके टायर के ट्रेड होते हैं, टायर देखा होगा आपने, जो उसके ऊपर का बना होता है जिसको हम गुड्डी बोलते हैं टायर की, तो वो क्या होता है, टायर का बेसिकली ट्रेड होता है। तो उसका जो डिज़ाइन है वो किस प्रकार का है, उसके डिज़ाइन के ऊपर भी हमारी जो वाहन का रोल करने की स्पीड होती है वो मायने रखती है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेडियंट प्रतिरोध। ग्रेडियंट रेजिस्टेंस किस पर काम करता है, सड़क का स्लोप लेवल स्लीपी है, स्लिपरी है या डाउन है या अप डाउन हिल है या अप हिल, यानी कि चढ़ाई है या तराई है जिसको हम बोलते हैं। तो उस तरह का सड़क का स्लोप का लेवल कैसा है, उस पर भी वाहन का प्रतिरोध मैटर करता है। क्योंकि जब यदि हम तराई पर ज़्यादा जाएंगे, उतरते हुए जाएंगे, तो वाहन एकदम से जाएगा, उसको ज़्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि हम वाहन की चढ़ाई पर जाएंगे, ऊपर को जाएंगे, तो उसको वाहन का प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही वेट ऑफ द व्हीकल लाइट, मीडियम, हैवी। इस वक्त जो व्हीकल जा रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें व्हीकल में वेट कैसा है, लाइट है, मीडियम है या हैवी है, उसका भी व्हीकल को प्रतिरोध के ऊपर असर पड़ता है। वो भी एक प्रतिरोध का काम करता है। जितना वजन ज़्यादा होगा उतना प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसकी चलाई में। उसके बाद एक तीसरा प्रतिरोध होता है, रोक होती है एयर रेजिस्टेंस। स्पीड ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की स्पीड जितनी होगी उतनी ही उसको एयर रेजिस्ट करेगी। एयर की डायरेक्शन कैसी है ये भी मैटर करता है। यदि तो सामने से एयर आ रही है, जैसे ये व्हीकल इधर को जा रहा है और सामने से आपको एयर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको टक्कर लग रही है, तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यदि एयर की डायरेक्शन भी इधर है और व्हीकल भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्रतिरोध उसके मुकाबले कम होगा। और बॉडी प्रोफाइल, वाहन की बॉडी प्रोफाइल कैसी है, स्ट्रीमलाइंड है या ब्लफ बॉडी। स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है बिल्कुल फिनिशिंग की होती है, जैसे ही हवा ऊपर से आएगी और उसके ऊपर से फिनिशिंग होकर चली जाएगी। आखिर में सबसे ज़्यादा आखिर में आता है हमारा प्रतिरोध रेजिस्टेंस ड्यू टू ड्राइविंग रिक्वायरमेंट्स। ड्राइविंग की जरूरतों के हिसाब से रेजिस्टेंस देखें, यदि हम प्रतिरोध देखें तो क्या है, सबसे पहले आइडलिंग की जरूरत क्या है उस पर डिपेंड करता है। आइडलिंग क्या होता है बच्चों, कि हमारा वाहन चलती कंडीशन में हमने स्टार्ट करके छोड़ दिया परंतु हम उससे कोई कार्य नहीं ले रहे, तो उसको हम बोलते हैं आइडलिंग। आइडलिंग में वाहन की क्या जरूरत है, उस समय क्या प्रतिरोध काम करता है। और एक्सेलरेशन और उसकी दर, यदि हम वाहन की स्पीड बढ़ा रहे हैं तो कितनी तेजी से बढ़ा रहे हैं, एक्सेलरेशन की जो स्पीड है हमारी कितनी तेजी से हम दे रहे हैं उसको एक्सेलरेशन। और ड्राइविंग की हैबिट, ड्राइविंग हमारी करने की हैबिट, आदत कैसी है, उस पर भी हमारा प्रतिरोध है जो मैटर करता है। अब यदि हम बात करें वाहन का कुल प्रतिरोध है जो हमने कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे उसकी गणना करनी है, तो रोलिंग रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, साथ में ग्रेडियंट रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, साथ में एयर रेजिस्टेंस, साथ में रेजिस्टेंस ड्यू टू ड्राइविंग रिक्वायरमेंट, ड्राइविंग की जरूरतों के अनुसार, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध निकालने का यह हमारा क्या है, तरीका है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें ट्रांसमिशन के प्रकार की, ट्रांसमिशन कितने प्रकार का होता है, तो ट्रांसमिशन सिस्टम तो था पूरा सिस्टम, और यहाँ पर ट्रांसमिशन की जो बात हो रही है यहाँ पर है गियरबॉक्स की। तो यानी कि ट्रांसमिशन कितने प्रकार का होता है हमारा, मेनली 3 प्रकार का, एक मैनुअल, एक सेमी ऑटोमेटिक, इसमें कुछ पोर्शन मैनुअल रहता है और कुछ पोर्शन ऑटोमेटिक होता है, और एक फुल्ली ऑटोमेटिक। तो जो हमारा मैनुअल है उसमें गियरबॉक्स में भी हमारे पास 3 प्रकार के गियरबॉक्स रहते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स। स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स में क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया जाए, वैसे आपके बच्चों सिलेबस में नहीं है, चलो फिर भी आपके इंट्रो के लिए, नॉलेज के लिए आपको बता दिया जाए। स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स में जो गियर होते हैं वो पहले से उसमें स्लाइड करके हम शिफ्टिंग करते हैं फोक के साथ। जो कांस्टेंट मैश में होता है उसमें पहले से ही लगे होते हैं, उसमें आपको डो क्लच की मदद से लेफ्ट राइट उसको डो क्लच को करना होता है। उसके बाद ओवरड्राइव के बिना साइक्रोमैश गियरबॉक्स और ओवरड्राइव के साथ साइक्रोमैश, एक ओवरड्राइव के साथ लगा के करते हैं साइक्रोमैश, एक ओवरड्राइव के बिना। तो ये 4 प्रकार के हमारे गियरबॉक्स होते हैं। उसके बाद हमारा सेमी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक में भी हमारे 3 टाइप रहेंगे। सबसे पहला है फ्लूइड ड्राइव के साथ इलेक्ट्रिक कंट्रोल, कुछ फ्लूइड टाइप का पोर्शन होगा ड्राइव का, मतलब लिक्विड के साथ चलेगी, और कुछ थोड़ा पोर्शन हमारा इलेक्ट्रिकल का होगा। उसके बाद है ओवरड्राइव के साथ इलेक्ट्रिक कंट्रोल, ओवरड्राइव के साथ हमारा किसका कंट्रोल होगा, इलेक्ट्रिकल का कंट्रोल। उसके बाद एक हमारा टाइप आ जाता है इसमें फ्लूइड टॉर्क ड्राइव, इसमें भी
फ्लूइड के द्वारा, फ्लूइड एक तरल पदार्थ होता है जो हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है ये, तो इस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के साथ की सहायता से हम ट्रांसमिशन का कार्य लेते हैं। एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, इसमें दो प्रकार के ट्रांसमिशन यूज किए जाते हैं, एक हाइड्रोमेटिक और एक टॉर्क कन्वर्टर ड्राइव। इसके बारे में हम अगली कक्षाओं में डिटेल से पढ़ेंगे। आगे हम एक प्रिंसिपल ऑफ गियर का सिद्धांत करते हैं। पहले हमने एक क्लच का सिद्धांत पढ़ा था, अब है गियर का सिद्धांत। तो गियर का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि हमारे पास ये गियर हैं दो, एक के नंबर ऑफ टीथ हमारे पास 20 है, छोटा गियर है, एक बड़ा गियर है, नंबर ऑफ टीथ उसके हैं 60। तो इसके टीथ को यदि हम टीबी से डिनोट करें, प्रदर्शित करें, और इसके टीथ को हम टीए से प्रदर्शित करें, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा कि टीबी अपॉन टीए, टीबी बटे टीए, यानी कि इसके टीथ का और इसके टीथ का अनुपात बराबर होगा, उल्टा कर देंगे हम इसकी स्पीड और इसकी स्पीड के, यानी कि बी के टीथ का 1 से अनुपात होगा ए की स्पीड का बी से, क्योंकि जो इसके यदि टीथ कम होंगे तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि ये छोटे टीथ के कारण ज्यादा चक्कर लेगा, तो इसकी स्पीड का उल्टा अनुपात होगा ना। तो 20 जिसके टीथ होंगे उसके चक्कर ज्यादा होंगे और जिसकी 60 होगी उसके चक्कर कम होंगे। तो यानी कि 60/20 बराबर है NA बटे NB, 3/1 NA बटे NB, यानी कि इसकी जो स्पीड हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी, क्योंकि इसका जो टीथ है वो इसका तीसरा हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। यहाँ से हम किसी भी गियर की स्पीड निकाल सकते हैं और उसके नंबर ऑफ टीथ का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। यह हमारे गियर का प्रिंसिपल है। इसके बाद अंत में हमारे पास एक कंपोनेंट और बचता है। पहले हमने क्लच कवर किया था, फिर हमने गियर बॉक्स कवर किया, अब हम कवर कर रहे हैं प्रोपेलर शाफ्ट, तीसरा कंपोनेंट जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम का। ये देखिए, इस तरह रियर जो व्हील ड्राइव है उसके सेटअप में हमें ये प्रोपेलर शाफ्ट मिलती है, और इस प्रोपेलर शाफ्ट में हमें यू ज्वाइंट भी मिलते हैं, यूनिवर्सल ज्वाइंट बोलते हैं इसको हम। तो यूनिवर्सल ज्वाइंट भी आपने देखा होगा। इसके बाद हम यदि हम प्रोपेलर शाफ्ट की डेफिनेशन की बात करें तो यह ट्रांसमिशन मेन शाफ्ट की रोटरी मोशन को, ये ट्रांसमिशन मेन शाफ्ट है, इसकी गियरबॉक्स के आउटपुट शाफ्ट है, इसकी जो पावर है, इसकी रोटरी मोशन है, घुमावदार गति को कहाँ तक पहुँचाती है, ये हमारे डिफरेंशियल जी हैं, डिफरेंशियल तक पहुँचाती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट की जरूरतें क्या हैं, कैसी होनी चाहिए। हाई टॉर्शनल स्ट्रेंथ, इसकी जो टॉर्शनल स्ट्रेंथ है वो हाई होनी चाहिए, टफन्ड और हार्डन्ड, बिल्कुल सख्त होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, और वेल्डिंग एक्यूरेटली अच्छे से ये वेल्ड की होनी चाहिए, और हो सकता है जनरली आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड वाली वेल्डिंग का। और डायनेमिकली बैलेंस्ड, एक होता है स्टैटिक बैलेंस, एक होता है डायनेमिकली, मतलब जब यह चले, जब यह गति करे तो ऐसे ऐसे करके यह आपको जंपिंग ना दे, ये इस प्रकार से वबलिंग ना करे, यह बिल्कुल स्टेबल हो गए, घूमे, रोटेशन ले। जनरेट मिनिमम स्ट्रेस, और स्ट्रेस भी जो है अगले भागों तक कम से कम पैदा करे। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि हम साइज फैक्टर की बात करें तो हमारे प्रोपेलर शाफ्ट के साइज फैक्टर किस पर कार्य करते हैं, भी प्रोपेलर शाफ्ट का साइज कैसे लिया जाए, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर कार्य करते हैं। तो सबसे पहला है कॉन्टिन्यूस कार्य टॉर्क, लगातार कार्य करने वाला बल। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस एक्चुअल वर्किंग एंगल, लगातार उस पर जो एक्चुअल में वर्किंग एंगल किस कोण पे कार्य हो रहा है वो वाला। और डिजायर्ड सर्विस लाइफ, जो उसकी सर्विस लाइफ है वो कैसी है। सबसे लास्ट में पॉइंट है हमारे पास पावर सोर्स, लास्ट में उसका पावर सोर्स कहाँ से आ रहा है और कितनी दूरी पर है। अंत में हमारे पास इसी प्रोपेलर शाफ्ट का एक कंपोनेंट बचता है जो हमने अभी चेक किया था, यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पे ये लगे हुए हैं, ये देखिए यू की शेप में ज्वाइंट जोड़ने के लिए, जो प्रोपेलर शाफ्ट को गियर बॉक्स से भी जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ज्वाइंट। इस तरफ एक और कंपोनेंट लगा होता है, इसको स्लिप ज्वाइंट बोलते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता दूं, इस स्लिप का काम क्या है, जैसे ये ऊपर नीचे होगी तो यह उसकी लंबाई को एडजस्ट करता रहता है आगे पीछे होने से, ताकि यह क्रैक ना हो जाए। उसके बाद इसका प्रयोग किसी एंगल पर टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, यानी कि ये इसमें क्रॉस होते हैं इस प्रकार से, ऐसे क्रॉस होते हैं, इसमें इस तरह से क्रॉस लगा होता है, इस तरह से क्रॉस लगा होता है, तो ऐसे करके इसमें ऐसे भी, इस तरह से भी रोटेशन हो सकती है और इस तरह से भी रोटेशन हो सकती है। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, किसी भी दिशा में ये रोटेशन ले सकते हैं। तो इसकी लोकेशन कहाँ है, गियर बॉक्स और डिफरेंशियल के बीच में रहेंगे, जैसा कि अभी हमने देखा था कि प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू लगे हुए थे और गियर बॉक्स और डिफरेंशियल के बीच में लगे हुए थे। कितने प्रकार के होते हैं, मेनली जो प्रकार है ये वाला है, जैसे क्रॉस प्रकार। इसके अलावा भी 2-3 प्रकार, 4 प्रकार हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी टाइप, रबर की कपलिंग टाइप, पोर्ट टाइप ज्वाइंट, ले रब टाइप ज्वाइंट। तो ये 4-5 प्रकार हैं इसके, इस प्रकार से यूनिवर्सल ज्वाइंट हो सकते हैं। तो एक बार
थ्रू आउट रिविजन करते हैं 1 मिनट की। सबसे पहले हमने कवर किया था कि हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे काम करता है, इंजन की पावर को डिफरेंशियल रोड व्हील तक पहुंचाता है, और इसके 3 भाग आपने कवर किए थे, क्लच असेंबली, गियर बॉक्स असेंबली, प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली। 2 ड्राइव बताई थी आपको, एक रियर व्हील ड्राइव, एक फ्रंट व्हील ड्राइव। प्रोपेलर शाफ्ट जो प्रयोग होती है रियर व्हील ड्राइव में प्रयोग होती है। उसके बाद क्लच असेंबली के क्लच के प्रकार कुछ हमने कवर किए थे थोड़े बहुत, जिसमें सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट में भी हमारे वेट और ड्राई, गीले और सूखे, और कोन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल, डायाफ्राम और हाइड्रोलिक क्लच और ओवररनिंग क्लच। इसके बाद हमने क्लच का प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताया था आपको। एक डिस्क सी है, एक डी है, डी खड़ी है, सी घूम रही है, और जैसे इसको इसके संपर्क में लाते हैं ये भी घूमने लगती है। इस सिद्धांत पर क्लच कार्य करता है, और इसका फॉर्मूला बताया था टॉर्क निकालने का, म्यू डब्ल्यू आर, इससे हम निकाल सकते हैं, जिसमें म्यू क्या है हमारा एक कॉन्स्टेंट है। गियर बॉक्स की जरूरत बताई थी आपको, ड्राइविंग की नीड, स्टार्टिंग, आइडलिंग, क्विक एक्सेलरेशन आदि के अनुसार वाहन को विभिन्न प्रतिरोध सहन करने पड़ते हैं, और बताया था इसमें कौन हेल्प करता है हमारा गियर बॉक्स। इसके बाद हमने कवर किया था रजिस्टेंस बताया था, प्रतिरोध आपको कौन कौन से हैं, रोलिंग प्रतिरोध, ग्रेडियंट, हवा का प्रतिरोध, और वाहन की जरूरतों के हिसाब से कुल प्रतिरोध निकालना हो तो इन सभी प्रतिरोधों का जोड़ कर दिया जाए। इसके बाद ट्रांसमिशन कवर किए थे हमने, एक मैनुअल जिसमें हम खुद से गियर चेंज करेंगे उसको मैनुअल बोलते हैं। सेमी ऑटोमेटिक में कुछ पोर्शन आपका खुद का होता है, कुछ आप कर सकते हो। फुल्ली ऑटोमेटिक में हमारा फुल्ली रहेगा। इसकी जरूरत क्या है, जितने भी मेट्रो सिटीज़ होते हैं, हाई सिटीज़ होते हैं, जिसमें जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को ज़्यादा अडोप्ट किया जाता है। ट्रैफिक वाले एरियो में बार बार गियर चेंज करने की प्रॉब्लम से हमें निजात मिलती है। और यदि हम गियरिंग का प्रिंसिपल की बात करें, गियर का सिद्धांत क्या है कि एक छोटा गियर है, इसके 20 टीथ हैं, इसके 60 हैं, तो इसके अपोजिट इसकी स्पीड का अनुपात होगा, क्योंकि कम टीथ वाले की स्पीड ज़्यादा होगी और ज़्यादा टीथ वाले की स्पीड उस रेशो में कम होगी। तो इसका उल्टा रेशो है, TB/TA बराबर होगा NA/NB, और NA क्या है, नंबर ऑफ स्पीड जो है उसकी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, गियर ए के रिवोल्यूशन है, चक्कर है। इसके बाद हमने लास्ट में कवर किया था प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट आपको बताई थी कैसी शाफ्ट है, गियर बॉक्स को डिफरेंशियल से जोड़ती है। इसमें यू ज्वाइंट भी बताया था और स्लिप ज्वाइंट बताया था, जो लंबाई को एडजस्ट करते रहते हैं जिससे यह क्रैकिंग ना हो सके इसकी, और यह रोटरी मोशन को डिफरेंशियल तक पहुंचाती है। इसकी ज़रूरतें बताई थी कि हाई टॉर्शनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, टफन्ड और हार्डन्ड होनी चाहिए, वेल्डिंग अच्छे से की होनी चाहिए, और गतिक रूप से संतुलित होनी चाहिए गति में। इसके बाद हमने कवर किया साइज फैक्टर कैसे होने चाहिए, लगातार कार्य करने वाला टॉर्क, और इसमें जो सा वर्किंग एंगल कार्य कर रहा है, और इसकी सर्विस लाइफ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और पावर सोर्स क्या है। सबसे अंत में हमने यूनिवर्सल ज्वाइंट के बारे में पढ़ा। ये क्रॉस के शेप में होते हैं यूनिवर्सली, इसको यू ज्वाइंट भी बोलते हैं क्योंकि इसकी यू की शेप होती है इस तरह से, तो इसको यू ज्वाइंट भी बोल देते हैं। यू मीन्स यूनिवर्सल ज्वाइंट, और ये क्रॉस के टाइप के होते हैं मेनली। इसके अलावा कौन कौन से टाइप बताए थे हमने, कांस्टेंट वेलोसिटी टाइप, रबर कपलिंग टाइप, पोर्ट टाइप और लेरब टाइप। ये टाइप्स ही केवल आपके सिलेबस में है, तो आपको ट्रांसमिशन सिस्टम आप आज अच्छे से पता लग चुका होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।